इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर और जिला करगिल में बर्फबारी का इम्कान। बेशतर मकामात पर औसतन और भारी बर्फबारी हो सकती है। लेह के बाज मकामात पर भी बर्फबारी का इम्कान है। 16 नवंबर की शब से 14 फरवरी से 16 नवंबर की शब तक बर्फबारी हो सकती है। मिट्टी के तोदे गिरने से आमदोरफ्त पर बड़ा असर हो सकता है। हवाई खिदमात के अलावा सड़क राब्तों पर भी असर पड़ सकता है। नशीबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है। आपको बता दें, लेह श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू, लेह मनाली शाहरा मुतासिर हो सकती है। काफी अहम खबर, जम्मू कश्मीर और जिला करगिल में बर्फबारी का इम्कान है। बेशतर मकामात पर औसतन और भारी बर्फबारी हो सकती है। लेह के बाज मकामात पर भी बर्फबारी हो सकती है। आपको बता दें कि 14 नवंबर की शब से 16 नवंबर की शब से 14 फरवरी तक बर्फबारी हो सकती है। मिट्टी के तोदे गिरने से आमदोरफ्त पर असर पड़ सकता है। हवाई खिदमात के अलावा सड़क राब्तों पर भी असर पड़ सकता है। नशीबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है। लेह श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू, लेह मनाली शाहरा मुतासिर हो सकती है। नाज़रीन, आपको बता दें 16 नवंबर की शब तक 14 फरवरी से 16 नवंबर की शब तक बर्फबारी हो सकती है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो कि करगिल से है। करगिल की मेन मार्केट में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। काफी अहम खबर जो कि करगिल से है। करगिल की मेन मार्केट में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। काफी अहम खबर जो कि करगिल के मेन मार्केट से आपको बता रहे हैं। करगिल के मेन मार्केट में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ है। आगे बढ़ते हैं। दफा 370 की मनसूखे के खिलाफ अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस रमना की क़यादत वाली बेंच ने सुनवाई की। अदालत ने मरकज को 22 नवंबर तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। इस केस की हतमी समाअत के लिए 10 दिसंबर मुकर्रर की गई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त को दफा 370 को हटा दिया गया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में पाबंदियां आयद की गई थी और मौसलाती राब्ते बंद कर दिए गए थे। कश्मीर टाइम्स की एडिटर अनुराधा भसीन और दीगर समाजी कारकुनान समेत कई लीडरों ने 370 के खिलाफ अर्जियां दाखिल की थी। रफाल डील मामले में मरकजी हुकूमत को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी की अर्जियों को खारिज कर दिया है। प्रशांत भूषण, अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा ने नजरसानी की अर्जियां दाखिल की थी। आपको बता दें कि गुज़िश्ता साल 14 दिसंबर को फैसला सुनाया गया था, जिसमें मुबैना बेज़ाब्तगियों की जांच कराने से कोर्ट ने इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में सौदे से जुड़े दस्तावेजात लीक हो गए थे, जिसके बाद नजरसानी की अर्जियां दाखिल की गई थी। In fact, in Rafale deal, review petition were filed by Arun Sheri, Yashwant Sinha, Sanjay Singh and Prashant Bhushan argued that matter. Those review petition has been dismissed by the Supreme Court. Those review petition have been filed on the plea of that some PMO people were negotiating the deal. Some or other reasons have been given. They have found some new facts placed before the court, but the court found that there is no substance in all those allegations. And whatever the order we have passed earlier on Rafale deal, validating that deal stands, and so therefore they dismiss the entire all the review petitions which are pending before there. आज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हद के इज्जत केस में राहुल गांधी को कोर्ट से माफी मिल गई है। अब राहुल गांधी पर हद के इज्जत का केस नहीं चलेगा। आपको बता दें कि रफाल मामले में मीडिया में राहुल गांधी ने दावा किया था कि अदालत ने तस्लीम कर लिया है कि चौकीदार चोर है, जिसके बाद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। बाद में राहुल गांधी ने कोर्ट से माफी मांगा था और कहा था कि इंतखाबी गहमा गहमी में जबान फिसल गई थी। Against Sir Rahul Gandhi, when he made some slogans, derogatory slogans against the Prime Minister during the elections. In that also court has accepted the affidavit of Shri Rahul Gandhi, in which he has said that he was not aware of the facts and all that. But the Supreme Court has said that he should be cautious and careful in future while dealing such things, and he should not have made such type of allegations as persons on such a high office.
and they have also disposed of that matter. They have not taken any punitive action against Rahul Gandhi, but they have shoot some direction sort of or suggestions sort of a thing that he should not have done this thing like this, and he should be cautious and careful in future. माननीय सुप्रीम सर्वोच्च अदालत ने आज राहुल गांधी के लिए फटकार लगाते हुए ये कहा कि वो जिम्मेदारी से उनको राजनीति करनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार का उपयोग करना, दुरुपयोग करना, उनकी जजमेंट को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, एक तरह से मैं मानता हूं ये राहुल गांधी पहले ही वो माफी मांग चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से अपने वक्तव्य के लिए, कंटेम्प्ट के लिए कोर्ट के। बट आज जिस प्रकार के उनको फटकार लगाई, तो इसके बाद मैं उम्मीद करता हूं राहुल गांधी भविष्य में ऐसा झूठ बोलने में, पब्लिकली इस प्रकार देश के सामने एक्सपोज होने से बचेंगे। आज की कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और राहुल गांधी तो बच गए माफी मांगकर, बट लेकिन देश की जनता ने उनको और कांग्रेस पार्टी को पहले ही उसके लिए उनके झूठे आरोपों के लिए सजा दिया था। आज सर्वोच्च अदालत ने वही फैसला सुनाया। राजनीतिक अभियान के गर्मागर्मी के दौरान कुछ ऐसे शब्द और वक्तव्य निकल आते हैं जिनका उद्देश्य, जिनका इंटेंशन किसी रूप से न्यायालय या न्यायपालिका की अवमानना करना नहीं है। और मुझे इस बात का हर्ष है कि हमारे एफिडेविट, विशेष रूप से दूसरे एफिडेविट को नोट करते हुए कोर्ट ने श्री राहुल गांधी को कंटेम्प्ट से, अवमानना से डिस्चार्ज किया है। मैं ये जानता हूं कि कोर्ट ने कहा है कि वो पहले गर्मागर्मी में राजनीतिक अभियान के दौरान कहा हुआ वक्तव्य होना ही नहीं चाहिए था, और इसलिए हमने हलफनामे में नतमस्तक थे और हमने माफ़ी मांगी थी, क्योंकि कोई रूप से इरादा नहीं था उनका इरादा निश्चित रूप से था कि एक राजनीतिक वक्तव्य करें। उनका इरादा निश्चित रूप से था कि प्रधानमंत्री और सरकार के विरुद्ध बोलें, लेकिन किसी रूप से न्यायपालिका की तरफ नहीं था, और वो बात अंततोगत्वा जब डिस्चार्ज किया है कंटेम्प्ट पे मानी गई है। इसके लिए भी मैं समझता हूं कि बीजेपी लीडर मीनाक्षी लेखी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो खुश हैं। वहीं राहुल गांधी के ताल्लुक से कहा कि वो आइंदा कुछ बोलने से पहले सोचें। मेरे साथ बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी जी हैं। मैडम, जो मामला आप कोर्ट लेके गई थी राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना को लेकर के, आज उस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। उन्हें हिदायत दिया कि भविष्य में जो है संभल कर बोलें, चेतावनी दी एक तरह से। जी, चेतावनी दी है और 3 बार उनको माफ़ी भी मांगना पड़ा कोर्ट में, और कोर्ट ने एक मौका दिया है कि आइंदा इस तरीके का व्यवहार ना करें और सूझबूझ से चलें। तो कोर्ट के फैसले पर तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये हमारी जीत है एक तरीके से देखा जाए तो, कि वो जिस तरीके से भ्रमित वातावरण चुनाव के बीच में बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस पर न केवल कोर्ट ने रोक लगाई है बल्कि फटकार भी लगाई है। तो आप व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी को क्या कहना चाहेंगे आप? जो कोर्ट ने हिदायत दी है, और कोर्ट ने हिदायत दी है कि आप सूझबूझ से चलें और इस तरीके की गलती दोबारा ना करें, तो मेरी भी वही हिदायत को मैं दोहराना चाहूँगी कि कोर्ट की हिदायत का पालन करें और इस तरीके की गलती दोबारा ना करें। क्योंकि जब हम लोग समाज में और पब्लिक लाइफ में काम करते हैं, तो पब्लिक लाइफ के अंदर उसका भी एक डिसिप्लिन होता है। एक दूसरे के बारे में हम बोलते हैं कई चीज़ों के ऊपर हम पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन उसके साथ भी तो एक अनुशासन रहता है कि जिस भाषा का प्रयोग करना है, जिस दायरे के बीच में हमें किसी को कंडेम करना है, तो उसका उल्लंघन तो नहीं होना चाहिए। मैम, देखा जाए तो राफेल डील पे पुनर्याचिका मामला भी, उस पर भी सुनवाई हुई और कोर्ट ने उसे आज खारिज कर दिया है। जी, राफेल में कुछ गलत था ही नहीं, और राफेल में कुछ गलत नहीं होने की वजह से जिस तरीके से एक वापस भ्रमित वातावरण बनाया जा रहा था, ऑगस्टा वेस्टलैंड डील और राफेल में अंतर है। राफेल में देश के हित को बचाते हुए काम किया गया है, और जो खाली अंजर पंजर लेके आ रहे थे उसकी जगह पे पूरा असले से भरा हुआ जहाज़ लिया गया है कम दामों पर, और मेंटेनेंस जो उसकी सालाना जानी थी उसमें भी कटौती करके उस पर काम किया गया है। CAG की रिपोर्ट है, कोर्ट ने ये सब तमाम चीज़ें देखी हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट है
कि इन सब चीज़ों का कोई सिर पैर नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस वक्त की एक और बड़ी खबर मुंबई से है। जयंत पाटिल और बाला साहब थोराट ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। खुफिया जगह पर यह मुलाकात हुई है। कुछ ही देर में एनसीपी और कांग्रेस की मीटिंग है। मीटिंग में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बातचीत होगी। काफी अहम खबर मुंबई से। जयंत पाटिल और बाला साहब थोराट ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। ये मुलाकात एक खुफिया जगह पर हुई है। अब कुछ ही देर में एनसीपी और कांग्रेस की मीटिंग होनी है। मीटिंग में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बातचीत होगी। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई काफी अहम खबर। हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, जिस तरह से जयंत पाटिल और बाला साहब थोराट की उद्धव ठाकरे से मुलाकात हुई है और अब कुछ ही देर में एनसीपी और कांग्रेस की भी मीटिंग होनी है, क्या कुछ आपके पास अपडेट है? महाराष्ट्र की सत्ता में ये मीटिंग काफी अहम मायने रखती है। पिछले कुछ दिनों से लगातार सत्ता को लेकर जिस तरह से महाराष्ट्र में एक पूरा समीकरण बन रहा है, उस समीकरण को देखते हुए अब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों एक साथ अगर सरकार बना रही है तो कौन से ऐसे पहलू होने चाहिए, उसे लेकर बैठकों का दौर शुरू है। हमने देखा पिछले 2 दिनों से लगातार बैठकों का दौर शुरू है और बड़ी बैठकों से अब मीडिया कर्मी को काफी दूर रखा गया है। इस वक्त जो बैठक हुई सुबह शिवसेना के साथ, ये बैठक काफी मायने में बड़ी बैठक है, क्योंकि इसी बैठक में ये डिसाइड होगा कि आगे जाके शिवसेना का साथ कांग्रेस एनसीपी को देना है या नहीं देना है। जो शिवसेना का जो पहलू था उस पर लेकर चर्चा की गई है, क्योंकि दोनों की विचारधारा काफी अलग है। जिस तरह से देखा गया है कि हिंदुत्व के मुद्दे पे अपनी राजनीति करते हैं शिवसेना, और ऐसे में कितना नुकसान हो सकता है महाराष्ट्र की राजनीति को छोड़कर दूसरे राज्यों में कांग्रेस एनसीपी को लेकर, उस पर भी चर्चा की गई है। साथ ही कौन सा इससे मिनी प्रोग्राम बनाया जाए जिससे लोगों का समर्थन उन्हें मिल सके, और ये सरकार अगर बनती है तो अगले 5 सालों में किस तरह की सरकार हो, उसे लेकर चर्चा हुई है। साथ ही सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अगर सत्ता में सभी पार्टी एक साथ सहयोगी होती है, तीनों पार्टी, तो पोर्टफोलियो क्या होगा, किस तरह से मंडल बांटे जाएंगे, आने वाले चुनाव में किस तरह से देखा जाएगा, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसे लेकर महाराष्ट्र में लोगों के बीच में जाया जा सकता है। इस मुद्दे पर चर्चा हो। इस बैठक को खत्म होते ही कांग्रेस एनसीपी कुछ ही देर में अपनी बैठक करी। इस बैठक को भी काफी गुप्त रखा गया, क्योंकि कल हमने देखा कि अजीत पवार साफ तौर पर कहते हैं शाम में 7:30 बजे कांग्रेस एनसीपी की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन अचानक अजीत पवार कहते हैं कि बैठक नहीं हो रही है, कैंसिल हो रही है, बारामती जा रहे हैं। लेकिन 10 मिनट के बाद गुप्त जगह पे एक बैठक होती है, ट्राइडेंट होटल में बैठक होती है। बैठक के बाद फोटो और वीडियोस मीडिया के सामने पे भेजा जाता है। तो ये बैठक को कहीं ना कहीं गुप्त रखने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की सहमति जब बन जाए उसके बाद एक साथ तीनों पार्टी आकर अपनी जो भूमिका है वो साफ करेंगी। और ये बैठक जिस तरह से चल रही है तो ये तय किया जा रहा है कि क्योंकि महाराष्ट्र में किसानों का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा माना जा रहा है। आज विदर्भ के दौरे पे हैं शरद पवार, 2 दिन के विदर्भ दौरे पे हैं। नागपुर में उस गांव में गए जहां पे देवेंद्र फडणवीस ने उस गांव को गोद लिया है। वहां पे किसानों को काफी नुकसान हुआ है, कापूस की जो खेती है वो बर्बाद हुई है। उद्धव ठाकरे 15 तारीख को यानी कि कल सतारा और सांगली दौरे पे जाएंगे, वहाँ किसानों से मिलेंगे। तो एक प्रेशर भी साफ तौर पे बनाया जा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में कि किस तरह से किसान परेशान है और ऐसे में सत्ता बनाना कितना जरूरी है। इसे लेकर जो 2 या 3 दिन है काफी अहम माने जा रहे हैं। इस बैठक के बाद आखिरी फैसला कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी करेंगे दिल्ली से, और शरद पवार भी उनसे चर्चा करेंगे और आखिरी फैसला शरद पवार लेंगे। तो वसीम, ये अब तय माना जा रहा है कि जो 50-50 का फॉर्मूला सेना दे रही थी वो अब एनसीपी के साथ पूरा हो सकता है। सीएम का पोस्ट शेयर होगा और कांग्रेस को डिप्टी सीएम का पोस्ट दिया जाएगा। देखिए, शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा ये तो तय है। अब बात ये चल रही है कि किसी भी तरह से एनसीपी अब अगले जो 2.5 साल हो उनका मुख्यमंत्री बने, इसे लेकर चर्चा कर रही है, जहाँ पे पेच अटका हुआ है। शिवसेना को अगर मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए, उप मुख्यमंत्री चाहिए था, तो बीजेपी के साथ जा सकती थी और अपनी जो सरकार है बेहतर तरीके से 5 साल चला सकती थी। शिवसेना चाहती है कि उनका मुख्यमंत्री बने, इसीलिए नया समीकरण यहाँ पे बन रहा है। तो इस बात को लेकर एनसीपी और कांग्रेस दोनों मान चुके हैं कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा, लेकिन ये टर्म्स कितने साल का उसे लेकर, साथ ही अगर एनसीपी को 2.5 साल का भी अगर सीएम पद मिलता है तो कांग्रेस का रोल क्या होगा, उसकी क्या भूमिका होगी। तो उनके लिए 5 साल उप मुख्यमंत्री का पद रखा जाएगा, साथ ही जो महत्वपूर्ण विभाग है वो उन्हें दिए जाएंगे। मंत्री पद में 14 मंत्री पद सभी को बांटेंगे। इस तरह की पहली प्राथमिकता। अब आगे पीछे किस तरह से बार्गेनिंग होती है वो आने वाले दिनों में तय होगा, लेकिन फिलहाल तो ये प्रस्ताव रखा गया है। कौन से ऐसे अहम खाते हैं, जैसे वित्त मंत्रालय है, राजस्व मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री है, इन
सब बातों को कैसे उनको डिसाइड करना है, कौन से प्रमुख खाते किसे देना है, पीडब्ल्यूडी खाते किसे देना है, तो इसे लेकर चर्चा होना बाकी। सबसे बड़ी प्राथमिकता पहले ये है कि कांग्रेस के साथ हिस्सेदारी करके सत्ता में आना, बाहर से समर्थन नहीं लेना है, और साथ ही जो विचारधारा है उसे किस तरह से बदलना है और कौन से मुद्दे से सरकार को आगे बढ़ाना है, इस पर चर्चा हो रही है। ये चर्चा खत्म होने के बाद बाकी जो पोर्टफोलियो में मंत्री की शपथ है, किस तरह से कॉमन में प्रोग्राम बनाया जाएगा, इसे लेकर बैठक होगी। आने वाले 1 या 2 दिन काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कई तरह के बड़े फैसले हो सकते हैं। बिल्कुल वसीम, आने वाले 1-2 दिन में जो तस्वीर साफ हो जाएगी कि एनसीपी, सेना और कांग्रेस जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सेटल हो पाती है, एक पेज पर आ पाती है, और किस तरह से महाराष्ट्र की सियासत बदल जाती है। बेहद शुक्रिया वसीम आपका। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के नाअहल ठहराए गए 16 अरकान असेंबली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रोशन बेग समेत 17 अरकान असेंबली को असेंबली स्पीकर ने नाअहल करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के फैसले को बरकरार रखते हुए उन्हें जिमनी चुनाव लड़ने की इजाजत दी थी। 17 में से 16 अरकान आज बाकायदा बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला येदियुरप्पा और बीजेपी के सीनियर अरकान मौजूद थे। रोशन बेग के बारे में कहा जाता है कि पार्टी आला कमान ने उन्हें पार्टी में शामिल किए जाने की इजाजत नहीं दी, जबकि रोशन बेग बीजेपी में शामिल होना चाहते थे। तमाम 16 अरकान जिमनी चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हुलूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो नाअहल करार दिए गए अरकान थे अब बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन रोशन बेग को इजाजत नहीं मिली। जी देखिए, कुल 17 नाअहल एमएलए में से 16 नाअहल एमएलए को बीजेपी में शामिल कर लिया गया है, बीजेपी में शामिल हो गए हैं बाकायदा। और आज पार्टी के दफ्तर में इस सिलसिले में एक बड़ी तकरीब भी मुनक़द हुई, लेकिन इस फहरिस्त में रोशन बेग का नाम नहीं था। और जैसा कि हमने देखा कि अभी भी जो है रोशन बेग बीजेपी में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस सिलसिले में सस्पेंस बरकरार है। इस तकरीब के फौरन बाद वज़ीर-ए-आला येदियुरप्पा ने कहा कि इस रोशन बेग के ताल्लुक से अभी बातचीत का सिलसिला जारी है, इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो दूसरी जानिब पार्टी के प्रेसिडेंट नलिन कुमार कटिल, इनका बयान सामने आया है। इनका कहना है कि पार्टी तमाम नाअहल एमएलए को टिकट देगी, तमाम जिन्होंने भी तारीफ की तमाम टिकट देगी, लेकिन उन्होंने इस ताल्लुक से या नहीं देगी, ये कुछ ही देर में आपको जाहिर हो जाएगा कि आज शाम तक ये बात जाहिर हो जाएगी, हमारी फहरिस्त जारी होगी। सिर्फ इन्होंने ये बात कही, तो इस लिहाज से सस्पेंस बरकरार है। क्या बीजेपी, हालांकि हम देख रहे हैं कि कल रोशन बेग की जानिब से जो ऐलान किया गया था कि वो रस्मी तौर पर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई थी। एक जुलूस भी जो है बेंगलुरु के शिवाजी नगर, जो रोशन बेग का असेंबली हल्का है, शिवाजी नगर से मल्लेश्वरम, जहां बीजेपी का दफ्तर है, शिवाजी नगर से मल्लेश्वरम तक एक जुलूस भी निकलने वाला था, लेकिन आज सुबह जो है एक तरह से खामोशी दिखाई दी रोशन बेग के घर पर, रोशन बेग के दफ्तर के बाहर। हालांकि कारकुनान जो हैं, उनके सपोर्टर्स जो हैं, वो बड़ी तादाद में थे, लेकिन सबों को जो है एक तरह से मायूसी हुई कि अचानक जो है किस तरह रोशन बेग को फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया, रोशन बेग का नाम क्यों इस फहरिस्त में नहीं आया, इस पर जो है बेचैनी दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी रोशन बेग को पार्टी में शामिल करेगी या नहीं करेगी, यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का है। बिल्कुल रऊफ, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। बिहार के पटना से फिर शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। पटना से अस्पताल इंतजामिया की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। माहिर रियाजी वशिष्ठ नारायण ने पीएमसीएच में आखिरी सांस ली, लेकिन माहिर रियाजी वशिष्ठ नारायण की लाश पीएमसीएच से ले जाने के लिए एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई गई। आईआईटी मद्रास की तालिबा फातिमा लतीफ खुदकुशी मामले की जांच में तमिलनाडु पुलिस जुटी है। उधर केरल में उनका खानदान सदमे में है। इस बीच खुदकुशी नोट में
ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर सुदर्शन पद्मनाभन का नाम लिया है। अली खाना का कहना है कि फातिमा ने अपने मैसेज में असातिज़ा की जानिब से ज़हनी तौर पर हरासा किए जाने के बारे में जिक्र किया था। फातिमा ने यह भी बताया था कि उसकी अक़लियती शनाख्त को लेकर भी उसे हरासा किया जा रहा था। शनिचर के रोज फातिमा लतीफ की लाश हॉस्टल के कमरे से बरामद हुई थी। अयोध्या मामले में फैसले के बाद आज दिल्ली में जमीयत-उलमा-ए-हिंद की मीटिंग चल रही है। मीटिंग में अरशद मदनी के साथ साथ जमीयत-उलमा-ए-हिंद वर्किंग कमेटी के मेंबरान भी शरीक हैं। दोपहर 2 बजे तक मीटिंग जारी रहेगी। मीटिंग में अदालत के जरिए मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन दिए जाने का मामला और मुतनाज़ा अराजी रामलला को दिए जाने के फैसले पर नजरसानी की अर्जी पर भी गौर-व-खौज जारी है। मीटिंग के बाद मौलाना अरशद मदनी मीडिया से 3 बजे खिताब कर सकते हैं। मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू का आज यौम पैदाइश है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में पैदा हुए थे। आन-जहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के यौम पैदाइश पर उन्हें मुल्क भर में खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। दिल्ली में शांतिवन में उनकी समाधि पर कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह, साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी समेत पार्टी के दीगर सीनियर लीडरों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को खराज अकीदत पेश किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके आन-जहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को खराज अकीदत पेश किया है। दिल्ली में चिल्ड्रन डे के मौके पर मैराथन का इनेकाद किया गया। मैराथन में मुख्तलिफ शोबाजात से जुड़े और स्कूली तलबा ने हिस्सा लिया। आन-जहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के यौम पैदाइश को मुल्क भर में यौम अतफाल के तौर पर मनाया जाता है। बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे कि हमारे बोर्ड के एग्जाम मतलब जो होंगे उसके लिए अभी हमारी प्रिपरेशन चल रही है। टेस्ट होते हैं हर वीक, तो उसके लिए इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब आज हमारा टेस्ट था, तो अब जब छुट्टी हो गई तो फिर अचानक से वो कैंसिल हो गया, वो नेक्स्ट वीक होगा। तो मतलब ये है ना कि टेस्ट की हम तैयारी तो करते हैं, वो नेक्स्ट चलता जा रहा है, इस वजह से तो थोड़ी कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं। सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, कहीं आते जाते फिर ज्यादा अजीब सा लगता है कि मतलब खुल के सांस नहीं ले पाते हम। और प्रॉब्लम तो बहुत बढ़ रही है, स्कूल बंद हो चुके हैं, हमारी पढ़ाई में इफेक्ट हो रहा है बहुत। पॉल्यूशन दिल्ली में इतना है कि मतलब हमें तो प्रॉब्लम हो रही है और हमें छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और जैसे कि 2 से 14 तारीख तक ऑड इवन चल रहा था, तो सरकार 2 से 14 तारीख तक तो बंद करने की सोच रही थी, पर इतना बढ़ गया पॉल्यूशन कि अब 15 तारीख के बाद भी ऑड इवन चल रहा है। हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। जो हमारे पापा वो ऑफिस जब जाते हैं ना, तो जब वो गाड़ी से जाते तो जब वो घर पे आते हैं रात में उनके आंख में और सर में दर्द होता है पॉल्यूशन के वजह से। और जो हमारा सिलेबस है वो भी बहुत पीछे हो चुका है और स्कूल बंद हो गई इसलिए। वादी कश्मीर में चंद रोज पहले हुई भारी बर्फबारी से बिजली सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हुई। बर्फबारी से बिजली के बड़े टावर, खंबे और तारे जगह जगह गिर चुके हैं। कश्मीर में लोग अब मोमबत्तियां, मिट्टी के तेल से इस्तेमाल किए जाने वाले लालटेन और रोशनी देने वाली गैस सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, आप देखिए पट्टन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा की एक खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। वादी कश्मीर में हालिया बर्फबारी से जिंदगी के हर शोबे पर असर पड़ा। बर्फबारी से जहां मेवा सनत तबाह बर्बाद हो गई, वहीं बिजली सप्लाई का अमल भी शदीद मुतासिर हुआ है। जगह जगह बिजली के बड़े बड़े टावर और खंबे टूट गए हैं। बिजली की तारें जमीन पर गिर गई हैं, जिसकी वजह से कश्मीर में बिजली की सप्लाई ही बंद होकर रह गई है। पूरी वादी घुप अंधेरे में रही और जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में रहने के बावजूद लोगों को रोशनी हासिल करने के लिए पुराने जमाने की अशिया इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं। लोग मोमबत्तियां, मिट्टी के तेल की लालटेन और दीगर सामान इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। बिजली बंद रहने से लोगों को शदीद दुश्वारियां पेश आ रही हैं। शदीद सर्दी में नहाने के लिए गीजर के बजाय चूल्हे पर पानी गर्म करना पड़ रहा है। ज़बरदस्त मुश्किलात हुए इस बर्फबारी के वजह से। इसकी वजह से हमें पुराने दिन याद आते हैं। हमारे दादा परदादा जो थे उनके दौर
50 साल पहले जो हालात थे, इससे पहले भी बर्फ़बारी हुई है, मगर ये मुझे लगता है पहली बार ऐसे हालात हुए हैं। इस अचानक हुई है बर्फ़बारी की वजह से जो बिजली ट्रांस लाइन वाइन है वो ख़त्म हो चुकी है, मोमबत्ती का इस्तेमाल करना पड़ता है। अम सत आज ब्रो 10 वरी 20 वरी पे यूत शीन, आज पे गोडनेट यूत शीन, मगर ये पाई कि यूत शीन पे, तार वार पे सलिम जनाब, आंध हेत पे सलिम तार, ये सिस्टम वन करान आब वुचनावान दामरिस, आज ब्रो 10 वरी 15 वरी वुचनावान दामरिस पे, तथे पे आज वुचनावान दामरिस पे आब, बुत चलना सुन बना आब कह जनाब। लाइट मूज शमा अनान तम पे गसान दुह ब्रहिम पे लश जालान, आज जालान शमा, वनकन सारे अनान शमा 10 4 डब अनान, तम मकला 1 घंटस। बिजली सप्लाई मुतासिर होने से तलबा को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना है। तलबा भी अब मोमबत्ती और लालटेन का इस्तेमाल करके किताबों का मुताला कर रहे हैं और अपने इम्तिहानात की तैयारियां कर रहे हैं। तालिब इल्मों का सीजन, एग्जाम का सीजन चल रहा है, तो बिजली ना होने की वजह से मोमबत्ती और लालटेन इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। तो जो आज से पहले 50 साल हम यूज़ कर रहे हैं वही हमें फिर से यूज़ करना पड़ रहा है। अथॉरिटीज़ को सोचना चाहिए आने वाले वक्त में ऐसा ना हो, तो ऐसे ही कुछ इकदाम उठाने चाहिए। लाइनें गिर गई है, बिजली के खंभे गिर गए हैं, बस बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शमा के जरिए चलाना पड़ता है, इस मोमबत्ती के जरिए काम चलाना पड़ता है, कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है। मैं बस गवर्नमेंट से ये एक अपील करता हूँ कि हमारे बस ये पावर सप्लाई रिज्यूम करे, हम भी कुछ पढ़े। वादी कश्मीर में बर्फबारी से हर शोबा मुतासिर हुआ। बिजली सप्लाई बहाल करने में महकमा बिजली के मुलाजमीन को भी कई रुकावटों का सामना रहता है। वादी में बर्फबारी के वक्त बिजली सप्लाई को मुतासिर होने से रोकने के लिए मौसर इक़दामात करने की जरूरत है, ताकि लोगों को बार बार इन मसाइल का सामना न करना पड़े। मौसम पर कोई भरोसा नहीं होता, ये कभी भी अपने तेवर दिखा ही लेता है, खासकर मौसम सरमा, वो भी वादी कश्मीर का, जिसमें बर्फ की सफ़ेद चादर, पहाड़ों का सफ़ेद दोशाला ओढ़ना, आवेज़ां यकबस्ता, ठिठुरती सर्दी, इन सब के बीच खैरबाद कहलाने वाली पुरानी दौर की चीज़ों को इस्तेमाल में लाना इस मिसरे की अक्कास है। एक पहलू ये भी है कश्मीर की तस्वीर का। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, पटन।